हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 1857 का विद्रोह। सबसे पहले देखते हैं इसे अन्य किन नामों से जाना जाता था। इसे कहा जाता था 1857 का भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था इसे कहा जाता था गुर्जर विरोध, भारतीय विरोध, सैनिक विद्रोह नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, ये हुआ क्यों था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक था। ठीक है, पांडे से आपको पता पड़ गया कि पंडित था। ठीक है, एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। तो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। उस टाइम क्या हुआ था, जो पुरानी राइफल्स वगैरह थी उनमें जंग लग जाती थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो उस पर पिग फैट और काव फैट की चर्बी यानी कि गाय और सुअर की चर्बी से लेप लगा देते थे। ठीक है, और जो कवर होता था उसे मुंह से खोलना पड़ता था। तो क्योंकि ये पंडित थे तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो मैं ऐसे कारतूसों को नहीं चलाऊंगा जिनमें गाय की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ, इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि कब फांसी दी गई मंगल पांडे को, 8 अप्रैल 1857 को। इसके बाद एक विद्रोह लोगों में शुरू हो गया। इस महान विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ में। क्योंकि बैरकपुर छावनी मेरठ के अंडर आती थी, इसलिए धीरे धीरे लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश भर गया कि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है, इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिन। कैनिन वर्ड याद हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे कैन की यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक कैन्स होती हैं उनकी पिक लगाई है। तो आप इजीली रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है वो ये है कि अलग अलग जगह पे इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका दिल स्ट्रांग होता है वही बहादुर होता है। ठीक है, तो दिल्ली में किया था इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने। बात करते हैं कानपुर में किसने किया था, तो तांत्या टोपे, जिनका रियल नेम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो कानपुर तांत्या टोपे ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो कान है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, कान को कवर करने के लिए टोपे पहनते हैं। इस तरीके से हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, कानपुर तांत्या टोपे। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ, लख वर्ड को पकड़ते हैं, लक उसका अच्छा होता है, जिसका लक अच्छा होता है ना उसे बेगम भी मिलती है, क्वीन भी मिलती है और उसे महल भी मिलता है। तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का लखनऊ में। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी। झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई हैं और वो सबको ही याद है। नेक्स्ट बात करते हैं जगदीशपुर बिहार में किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, कुंवर सिंह ने। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जगदीश नाम का एक लड़का कुंवारा रहेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिहारी बोलता था। ठीक है, जगदीश नाम का लड़का कुंवारा रहेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिहारी बोलता था। ठीक है, अब याद हो गया जगदीशपुर बिहार में किसने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं बरेली में खान बहादुर खां। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बरेली का खाना, ठीक है, तो बरेली में खाना, बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। अब ये सब याद हो गया। अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं, क्या 1857 की जो क्रांति थी उसके मुख्य कारण क्या थे और क्या सिर्फ ये कारतूसी एक लौता कारण थे। तो अब इस बात को डिटेल में देखते हैं। तत्कालीन कारण क्या था, एकदम से विद्रोह स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हाँ, जो मेन एक बड़ा मुद्दा था वो ये था कि ऐसी सुअर की और गाय की चर्बी लगे जो कारतूस थे जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय बहुत ज्यादा धार्मिक चीज है, वो मां मानते हैं उसे, और मुसलमान मानते हैं कि अगर हम सुअर की चर्बी को मुंह से लगाएंगे तो 40 दिन तक हमें अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों ने ही इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। तो ये तो इसका मेन कारण था कि एकदम से लोग पहले ही नाराज बैठे थे ब्रिटिश सरकार से और एकदम से वो विद्रोह पे उतर आए। ठीक है, लेकिन ये एक लौता कारण नहीं था, और भी कारण थे। और कारण क्या थे वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश राज्य में सैनिकों की, जो भारतीय सैनिक थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। जो उन्हीं के लेवल के, सेम लेवल के ब्रिटिश सैनिक थे उनकी तनख्वाह ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि ये इंडियन थे इनकी तनख्वाह कम थी, इन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी, कितना भी अच्छा काम करे इन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था, और इनसे कम काबिल जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उन्हें प्रमोशन, बड़ी पोस्ट मिल जाती थी। ठीक है, इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता था। ठीक है, इन्हें अलाउंस नहीं मिलती थी और ज़्यादा फंड्स वगैरह नहीं मिलते थे, फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, और इन्हें जो नियुक्तियां दी जाती थी अपने घर से बहुत दूर दूर भेज दिया जाता था, लेकिन इन्हें अलग से पैसे नहीं दिए जाते थे। ठीक है, और सिपाहियों की अगर आवश्यकता होती थी तो क्या करते थे, कई बार इन्हें समुद्र पार भी भेजना
दिया जाता था। ठीक है, तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि ना हमें प्रमोशन देते हो, ना अच्छी सैलरी, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं है, हमें घर से दूर भेज देते हो और कई बार हमें समुद्र पार भी जाना पड़ता है और हम सैनिक हैं, अगर मर जाएंगे तो फिर इतना हमारी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा, हमारी तो पे स्केल अच्छी नहीं है। यानी कि बहुत ही खराब और दयनीय कंडीशन थी सैनिकों की। नेक्स्ट, आर्थिक कारण भी थे। उस समय जो भारतीय लोग थे उनका बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण हो रहा था, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। इससे पहले जो भारतीय राजा थे वो क्या करते थे कि मान लो इस साल फसल अच्छी नहीं हुई तो थोड़ी रियायत दे दी, थोड़ा कम टैक्स ले लिया किसान से, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनमें तो कोई फीलिंग नहीं थी भारतीय लोगों के लिए, तो वो क्या करते थे, फसल खराब हो चाहे नहीं हो, अकाल पड़े चाहे नहीं, तुम्हें पूरा टैक्स पे करना है। इस वजह से क्या हुआ, जो किसान थे या फिर ऐसे लोग थे जो कारीगर थे, आर्टिसन थे, जो श्रमिक थे, कलाकार थे, वो बिल्कुल कंगाल हो गए इतना ज़्यादा टैक्स दे दे के। अगर बात करूं जमींदारों की, ऐसे लोग जो गाँवों में थे और जिन पे ज़्यादा ज़मीन थी उनके भी बड़े बड़े ज़मीन के हिस्से चले गए, तो वो भी लोग बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे ब्रिटिश सरकार से। क्यों? क्योंकि उस टाइम में गाँव में जो जमींदार है उसे इसी बात से बड़ा माना जाता था कि इसके पास सबसे बड़ा लैंड का टुकड़ा है, अगर वो छोटा होता जाएगा तो उसकी वैल्यू सोसाइटी में गिरती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे भी काम करे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वो ट्रेन लेके आए थे, ठीक है, रेलगाड़ी लेके आए थे। लेकिन ट्रेन में क्या होता है, क्या हुआ कि बर्थ में आपने एक ब्राह्मण को भी बिठा दिया, एक दलित को भी बिठा दिया। उस टाइम हमारे जो भारतीय लोग हैं उनमें छुआछूत बहुत थी, तो ऐसे कैसे तुमने अलग अलग कास्ट के लोगों को बिठा दिया, तो लोगों की जो रिलीजियस वैल्यूज थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, है ना। जो ब्राह्मण हैं, जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, जो नीची कास्ट के लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हम अलग अलग हैं और हमें साथ में रखा जा रहा है ट्रेन में, एक ही बर्थ में एक ही सीट पर हमें बिठाया जा रहा है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा हर्ट थे। कुछ ब्रिटिशर्स ने अच्छे भी काम करे, जैसे विधवा विवाह, है ना, कोई औरत विडो हो जाती है, उसका पति मर जाता है, उसका दोबारा विवाह करवा रहे हैं। ठीक है, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने कुछ प्रयास करे, सती प्रथा को खत्म किया, बाल विवाह के बारे में इन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, बच्चों को एक पर्टिकुलर एज अटेंड करने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर देखिए कम एज में लड़की की शादी होती है तो वो कम एज में मां बनेगी और उसकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे, वो कई बीमारियों से घिर जाएगी। तो इन लोगों ने कुछ अच्छे भी काम करे, लेकिन उस टाइम की जो सोच थी कि नहीं, औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, है ना, कम एज पर उनकी शादी कराना चाहिए, पति के मरने के बाद उससे सती कर देना चाहिए, दहेज उसके साथ आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो कुरीतियां थी इन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश तो करी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इंडियन को ये पसंद नहीं आया। यथार्थ में तो उपयोगी थे, फ्यूचर में तो ये चीजें अच्छी थी, लेकिन उस समय के लोग बहुत ज्यादा विरुद्ध हो गए कि नहीं, हमारी सोसाइटी में इतने ज्यादा चेंजेस हमारी मर्जी के बिना तुम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा। जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो क्योंकि बाहर से आए थे, ठीक है, अपने साथ वो लिमिटेड सैनिक लाए थे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट काम थे वो तो वो उनसे करवा लेते थे, लेकिन जो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भारतीय लोगों को कैसे देते। भारतीय लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि छोटे छोटे काम करवाने के लिए, जो पियोन का काम है ना, वर्कर्स का काम है, सर्वेंट का काम है, छोटे छोटे काम करवाने के लिए हम इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सके और ये समझ सके, इसलिए हमें इन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आए, यानी कि क्रिश्चियंस लोगों को लेके आए जो इन्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेकिन इसका हर धर्म के लोगों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा, सभी धर्मों ने विरोध किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी हमें क्या कर रहे हैं, ये हमारा धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, ये हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये हमें एजुकेट ही करना इनका मोटिव होता तो ये हमें हिंदी भी पढ़ा सकते थे, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदी पढ़ाओ। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत लोग नाखुश थे। फिर एक और पॉलिसी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स की नीति है ये कब आई थी, 1848 में आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत अगर कोई भी भारतीय राजा है ना, और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका बेटा नहीं है, तो उस राज्य को सीधे सीधे भविष्य में ब्रिटिश सरकार हत्या लेगी। जैसे ही वो राजा मरेगा तो उस पूरी जगह पे किसका कब्जा हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। लेकिन इससे पहले राजा लोग क्या करते थे, अगर उनका बेटा नहीं होता था तो वो अपनी बेटी की शादी करा देते थे और उसके पति को राजा बना देते थे। ठीक है, तो इस तरीके की लोग ट्रिक्स करते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया, राजा का बेटा नहीं है तो राजा के मरते ही हम वो जगह हड़प लेंगे। तो इस कानून को हड़प का कानून कहा जाने लगा, क्योंकि विभिन्न शासक जो थे वो इस कानून का विरोध कर रहे थे कि हमारा बेटा नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारी जाति तुम सारा चीज हड़प लोगे हमारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो झांसी के जो उत्तराधिकारी है
उस पर रोक लगा दी थी। झांसी में क्या हुआ था, एक दत्तक पुत्र झांसी की रानी का यानी कि गोद लिया हुआ बेटा था, तो उसे ब्रिटिशर्स ने राजा नहीं बनने दिया। जब झांसी की रानी के पति की मृत्यु हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरी झांसी पे कब्जा कर लिया, इसलिए झांसी की रानी नाखुश थी। बात करें नाना साहब की तो उनकी पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वो भी नाखुश थे। इसलिए अलग अलग जगह से लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन सब लोग यूनाइटेड नहीं थे, एक साथ नहीं थे। सबका लड़ने का रीजन अलग था। जैसे झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी कि मेरे दत्तक पुत्र को इन्होंने राजा नहीं बनने दिया, नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी पेंशन बंद कर दी। ठीक है, सबके लड़ने के रीजन अलग थे। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, यूनाइटेड होकर कोई नहीं लड़ रहा था। इसलिए 1857 का जो विरोध था वो नोटिस तो हुआ, लेकिन वो ज्यादा असर नहीं कर पाया। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।